हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर एक बार फिर से। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है टैबलेट। मैंने कोशिश की है कि टैबलेट का ज़्यादातर पोर्शन मैं इस वीडियो में ख़त्म कर दूँ, तो मैं इवेलुएशन तक सभी चीज़ें इसमें लेकर चलूँगी। और साथ ही साथ अगली जो चीज़ें बच गई जैसे कि कुछ डिफेक्ट्स वगैरह, तो वो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगी कंप्लीट कर लूँ। तो हम शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो, जो कि है टैबलेट्स के ऊपर। टैबलेट्स क्या होती हैं? टैबलेट्स आर कंप्रेस्ड सॉलिड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकमेंट विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। मतलब कि टैबलेट एक डोसेज फॉर्म है जो कि कैसी होती है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। ऐसा पाउडर है, पाउडर को कंप्रेस करके टैबलेट बनाई जाती है। अब इसमें एक्सिपिएंट्स हो भी सकते हैं और कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो तभी वो डोसेज फॉर्म बना। अगर आप उसमें एक्सिपिएंट डाल रहे हो और या फिर नहीं डाल रहे हो, दो कंडीशंस आती हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ आईपी के अकॉर्डिंग कि आईपी ने कैसे टैबलेट को डिफाइन किया है कि टैबलेट्स आर सॉलिड, फ्लैट और बाय कॉन्वेक्स डिशेज यूनिट डोसेज फॉर्म। फ्लैट ऐसी होगी, बाय कॉन्वेक्स ऐसी होगी। फिर नेक्स्ट क्या है कि टाइप क्या है टैबलेट्स के, कितने टाइप की टैबलेट्स होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ एक क्लास लेके चलूँ तो 4 क्लासेस होती हैं टैबलेट्स की। फर्स्ट है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी, टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, टैबलेट्स यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस। फर्स्ट टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, वो टैबलेट जिनको आप ओरली इंजेस्ट करते हो, यानी आप क्या कर रहे हैं, इनको ओरली मुंह से ले रहे हो और ये आपकी जीआईटी में जा रही हैं, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन सी सब क्लासेस आती हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कंप्रेस टैबलेट, जो कि मैंने ऊपर बताई, पाउडर था उसको लिए इकट्ठा करके कंप्रेस कर दिया, हो गई कंप्रेस टैबलेट। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, मल्टीपल कंप्रेस मतलब जिसमें आपने एक से ज़्यादा कंप्रेशन किया हो। अभी ऊपर हमने क्या देखा, सिंपली एक बार पाउडर था एक साथ कंप्रेस किया, हो गई कंप्रेस टैबलेट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि हमें लेयर में टैबलेट बनानी पड़े। अब लेयर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली लेयर को पहले कंप्रेस कर दिया, फिर दूसरी लेयर को उसके साथ कंप्रेस कर दिया, इस तरीके से तो बन गई मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। हम कह सकते हैं लेयर टैबलेट, ठीक। फिर है डिलेड रिलीज, मतलब जो देर तक रिलीज करने के लिए, कि अब मान लो इसी ऊपर वाले में हम देखें तो लाल वाली जो लेयर है वो पहले रिलीज हो गई और नीली वाली जो लेयर है वो 48 घंटे के बाद रिलीज हो रही है। तो ऐसे करके डिलेड रिलीज, देर तक जो रिलीज दे आपको धीरे धीरे। फिर है शुगर कोटेड, शुगर कोटेड में क्या रहेगा कि आपको ऊपर से कोटिंग करनी है। फिल्म कोटेड में क्या होगा, फिल्म कोटिंग करनी है। फिर चूएबल टैबलेट्स, जिनको आप च्यू कर सकें, चबा चबा कर खा सकें, जैसे कि एंटासिड टैबलेट्स होती हैं। एंटासिड टैबलेट्स को चबा चबा कर खाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सॉर्बिटॉल वगैरह डालने पड़ते हैं क्योंकि आपको टेस्ट अच्छा चाहिए, यहाँ पर फ्लेवर्स भी डालने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, मतलब अब आपको इनको ना कहना चाहिए स्वैलो नहीं करना है, सिर्फ आपको ओरल कैविटी में रखना है अलग अलग जगह पर। फर्स्ट हो गई जैसे कि बकल टैबलेट्स। बकल टैबलेट्स मतलब जो आप अपने चीक्स के अंदर रख सको, है ना, जो चीक्स होते हैं उनके दांत के और चीक्स के बीच में जो एरिया होता है वहाँ पर आप रख सको, जैसे कि विटामिन सी की जो टैबलेट्स होती हैं वो। फिर है सबलिंगुअल टैबलेट्स। सबलिंगुअल मतलब जो आपकी जो टंग है उसके नीचे रखाती हूँ, टंग के नीचे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, तो वहाँ पर कुछ ड्रग्स रखी जाती हैं जैसे कि आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, और अगर मैं इनको ब्रांड के टर्म में बोलूँ तो सॉर्बिट्रेट, है ना, हार्ट अटैक आने पर जो ली जाती है वो सबलिंगुअल ही ली जाती है। फिर नेक्स्ट है ट्रॉचेस और लोजेंजेस। तो इसमें क्या है, चूसने वाली वो गोलियाँ जो कि सर्दी ज़ुकाम के वक्त ली जाती हैं, जिनमें काफ़ी शुगर होता है, स्ट्रेप्सिल्स। फिर है डेंटल कोन्स, डेंटल कोन्स जो दांत में भरे जाते हैं, अगर दांत निकलवाया है टूथ एक्सट्रैक्शन तो उसमें एंटी माइक्रोबियल्स का दिया जाता है डेंटल कोन। फिर नेक्स्ट है टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, उसमें आते हैं इम्प्लांटेबल टैबलेट्स। इम्प्लांटेबल टैबलेट्स को क्या किया जाता है, इम्प्लांट करा जाता है टिश्यूज़ में, किसी भी जगह के टिश्यूज़ में इम्प्लांट किया जाता है, वहाँ पर ये धीरे धीरे रिलीज़ होती हैं और इनके लिए कोई डिवाइस यूज़ किया जाता है इंजेक्ट करने। वजाइनल टैबलेट्स जो कि वजाइना में इंसर्ट की जाती है
और मेनली ये किसकी होती हैं, एंटीबायोटिक्स की होती है, जैसे कि क्लोट्रीमाजोल हो गया। तो एंटीबायोटिक्स की टैबलेट्स होगी जो कि वजाइनल रूट से दी जाएगी। टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन बनाना है टैबलेट से। तो जैसे फर्स्ट है एफरवेसेंट टैबलेट। एफरवेसेंट टैबलेट जैसे आपने इनो देखा होगा, अगर मैं आपको इनो की टैबलेट बना के दे दूँ तो वो एफरवेसेंट टैबलेट है। इसमें क्या होगा, जैसे आप उसको पानी में डालोगे तो CO2 गैस रिलीज होती है और बुलबुले उठते हैं और टैबलेट डिजॉल्व हो जाती है, तो सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे कि आप किसी भी एंटासिड की टैबलेट देख सकते हो, जैसे इनो का ही मैंने एग्जांपल दिया, या डिस्प्रिन, डिस्प्रिन अच्छा एक एग्जांपल है। डिस्पेंसिंग टैबलेट वही जिसको आप डिस्पेंस करके सॉल्यूशन बना सको। हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक नाम से समझ में आ रहा है कि आपको सॉल्यूशन बना के इंजेक्ट करना है बॉडी के अंदर, ठीक है। टैबलेट फॉर्म में है, सॉल्यूशन बनाना है, इंजेक्ट करना है। फिर लास्ट है टैबलेट ट्राइचोरेट्स, ये फार्मासिस्ट लोगों के थ्रू यूज़ होती थी पहले, अब नहीं होती है। मतलब आपको पाउडर दिया जाता था, तुरंत ही आपको एक अपैरेटस का यूज़ करके उसके छोटे छोटे पैलेट्स बनाने होते थे, ट्राइचोरेट्स बनाने होते थे डिज़ोल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन टैबलेट्स। हमने बात तो कर ली कि टैबलेट कितने टाइप की होती हैं, लेकिन टैबलेट को बनने के लिए उसमें कुछ एक्सिपिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ना। क्यों किया जाता है, क्योंकि एज सच आप पाउडर को तो ले नहीं सकते हो, या पैलेटेबल बनाना है आपको, 0.25 mg अल्प्राजोलाम का डोज है, तो क्या आप उसको ऐसे ही दे दोगे, नहीं दोगे ना। आपको उसको पैलेटेबल बनाना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट उसको उठा के हाथ में रख के आप उसको मुंह पे रख तो सको ताकि आप उसे खाओ, है ना। तो ये सारे इसके लिए एडिटिव्स हैं जो कि उसमें डलते हैं, और कुछ कुछ उसकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। अब फर्स्ट है डायलुएंट्स। डायलुएंट्स क्या होते हैं, फिलर्स होते हैं, या बिल्कुल सरल भाषा में हम कहेंगे तो बल्क एनहेंसर्स होते हैं। बल्क एनहेंसर्स होते हैं तो इनका क्या काम है, इनका काम है ड्रग को पैलेटेबल बनाना, ड्रग को वेट प्रोवाइड कराना, है ना। कि अगर 0.25 mg डायजॉक्सिन है तो इतना सा होता है 0.25 mg, क्या करेंगे, अगर करेंगे आप खाएंगे तो उसको वो गिर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आपको उसका बल्क बढ़ाना है, उसके लिए आप ये इनर्ट मटेरियल्स यूज़ करते हैं। 3 क्लासेस हो गई इनकी। फर्स्ट क्लास है ऑर्गेनिक क्लास, जिसमें आता है लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि एक फॉर्म होती है हाइड्रस फॉर्म, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बाउंडेड होते हैं केमिकल ग्राउंड पर, इसके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर। और दूसरा होता है एनहाइड्रस, जो कि पूरी तरह वाटरलेस होता है। फिर नेक्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो एक तरीके का शुगर है और ये कैलोरीजेनिक होता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल कम ही किया जाता है। और फिर इसके बाद मैनेटॉल, सॉर्बिटॉल, ये भी शुगर्स हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर चूएबल टैबलेट्स जो होती हैं उसमें किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको चबाना है तो वहाँ पर स्वाद चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, मीठा मीठा, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और फिर नेक्स्ट है सेलुलोज डेरिवेटिव्स। तो ये तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग टाइप के सेलुलोज डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं। इनऑर्गेनिक डायलुएंट्स जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट हो गए, तो इसमें डायबेसिक, ट्राइबेसिक होता है, जो कि डायरेक्ट कंप्रेशन में ज़्यादातर यूज़ होते हैं ये। फिर नेक्स्ट है को प्रोसेस्ड डायलुएंट्स। को प्रोसेस्ड यानी एक से ज़्यादा को मिला के बनाए गए डायलुएंट्स को हम को प्रोसेस्ड डायलुएंट्स कहते हैं। फर्स्ट है फास्ट फ्लो लैक्टोज। अब ये फास्ट फ्लो लैक्टोज के अंदर क्या होता है, क्रिस्टलाइन लैक्टोज और अमॉर्फस लैक्टोज साथ में होते हैं। माइक्रोसेलोज के अंदर क्या होता है, लैक्टोज और MCC साथ में होता है, मतलब MCC मतलब माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। और लूडीप्रेस के अंदर लैक्टोज होता है, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन होता है और क्रोसपोविडोन होता है। और लास्ट है न्यूटैब के अंदर होता है सुक्रोज, इन्वर्ट शुगर और मैग्नीशियम स्टेरेट। कुछ चीज़ें ना मैं यहाँ पे जगह का मैं इसलिए लिख नहीं पा रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इनकी लिस्ट चाहिए तो पूरी लिस्ट मैं आपको PDF के साथ इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि मेरा मोटिव है यहाँ पर कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना। फिर नेक्स्ट है बाइंडर्स। अब बाइंडर्स क्या करते हैं कि भाई आपको टैबलेट पाउडर फॉर्म में, वो पाउडर जो बिखरा है, आपको उसको इकट्ठा करना है और कंप्रेस करना है। और कंप्रेस भी ऐसा वैसा नहीं, कंप्रेस ऐसा कि आप 100 किलोमीटर दूर आपकी फैक्ट्री में ये टैबलेट बन रही है, इस कंपनी में बन रही है,
तो उसको उठा के आप दूसरी जगह ले जा रहे हो तभी वो टूटे नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बाइंडर्स दोगे कोहेजन बढ़ाने के लिए। नेचुरल में आ गए अकेशिया, ट्राइगेका एंड जिलेटिन, स्टार्च। सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक में आ गए मिथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज, HPMC, पॉलीविनाइल, पायरोलिडोन। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेंट्स। डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं, अब भाई आपने तो बाइंडर डाल के टैबलेट को एकदम सख्त बना दिया, लेकिन ये टैबलेट अगर पेट में जाके टूटी ही नहीं तो क्या इसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसे भी एजेंट्स डालने हैं कि वैसे भले टैबलेट कितनी भी अच्छी बाइंड हुई हो लेकिन पेट में जाकर वो इजीली ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए हम डिसइंटीग्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि स्टार्च USP, स्टार्च 1500, एविसेल, एक्सप्लोटैब, AC डायसॉल, ये जो है ये एग्जाम्पल्स हैं डिसइंटीग्रेंट्स के। अब कुछ एक कैटेगरी होती है सुपर डिसइंटीग्रेंट्स की, मतलब कभी कभी आपको बहुत ही फास्ट डिसइंटीग्रेशन चाहिए होता है ड्रग का, जैसे कि इफरवेसेंट टैबलेट के अंदर है, आपने क्या किया, डाला, जैसे ही वो जल्दी से ब्रेक हो गई एकदम तुरंत, तो इसलिए क्या है, अरे ये तो गिर गया तो अब उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेशन करवा दे, जैसे कि क्रॉस कार्मेलोज हो गया, क्रॉस पोविडोन हो गया, एक्सप्लोटैब, सोएसैल्यूटैब और वीवासोल। ये सब क्या है, सुपर डिसइंटीग्रेंट के एग्जाम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं फ्लो प्रमोटर्स, जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइडेंट्स। ग्लाइडेंट्स का काम होता है फ्लो को प्रमोट करना। जैसे कभी आपने फील किया है कि आप एक हाथ में मैदा लिए हुए हैं और एक हाथ में नमक लिए हुए हैं, दोनों को आप जब गिरा के देखोगे तो जो नमक है वो बहुत अच्छे फ्लो के साथ गिरेगा, लेकिन मैदा उतने अच्छे फ्लो के साथ नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि नमक का फ्लो अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं कि सभी टैबलेट के जो पाउडर्स हैं उनका फ्लो अच्छा हो, और अगर फ्लो अच्छा नहीं है तो वो उस फ्लो को अच्छा बनाना पड़ेगा उस पाउडर में ग्लाइडेंट डाल के। ग्लाइडेंट क्या हो सकते हैं, टाल्क हो सकता है, कोलोइडल सिलिका हो सकता है और पायरोजेनिक सिलिका हो सकता है। फिर नेक्स्ट है लुब्रिकेंट्स। अभी लुब्रिकेंट्स ना फ्लो प्रमोटर्स में नहीं आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये, ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लुब्रिकेंट्स मतलब क्या, जो डाई है, डाई जिसमें कि टैबलेट बनती है, जो कैविटी है डाई की, पॉसिबल है कि बार बार वहाँ पर डाई में टैबलेट जा जा के वो चिपकने लगे, तो हमें क्या करना है, उसको चिपकने से रोकना है, वरना हमारी टैबलेट सही नहीं बनेगी। तो उसमें हम अलग अलग स्टेरॉइड्स देंगे, टाल्क देंगे, बोरिक एसिड देंगे और सोडियम बेंजोएट। फिर उसके बाद क्या है, अगर मैं बात करूँ किसकी, एंटी अडहेरेंट्स की। एंटी अडहेरेंट नाम से समझ में आ रहा है कि अडहेयर होने से रोकते हैं। किसको अडहेयर होने से रोकेंगे, इनका काम है, अब जैसे डाई की हमने बात करी लुब्रिकेंट्स में कि डाई पर आपने लगा दिए तो ताकि टैबलेट चिपके नहीं, लेकिन एक पंच जो है, जो पंच कर रहा है ऊपर से टैबलेट को, उस पंच में भी आपको कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा या आपको कुछ ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा कि पंच से टैबलेट ना चिपके। तो टाल्क यूज़ हो सकता है, कॉर्न स्टार्च और कोलोइडल सिलिका एज एंटी अडहेरेंट यूज़ हो सकते हैं। लास्ट है मिसलेनियस एडिटिव्स, जो बचे कुछ हैं वो सारे उनकी हम यहाँ बात कर लेंगे। तो कलरेंट्स, स्वीटनर्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स। कलरेंट्स की मैं बात करूँ तो कई टैबलेट्स हमने देखी हैं अलग अलग कलर की होते हैं, कोई पीली, कोई हरी, कुछ ज़्यादातर तो सफ़ेद होती हैं, लेकिन अगर जो कलरफुल हैं, पीली हरी जो भी हैं, तो जो कलरेंट डाल रहे हैं वो कलरेंट कुछ स्पेसिफिक ही होंगे, ऐसा नहीं कि आपने कोई सा भी कलर डाल दिया। तो वो पहले से जिनको अथॉरिटी मिली हुई है कलर्स की, बस वही कलर आपको इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि रेड 3 जो कि एरिथ्रोसिन होता है, रेड 40 एलोरा रेड, येलो 5 टार्ट्राजीन। ये क्वेश्चंस आते हैं GPAT में या बड़े बड़े फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में कि येलो 5 कौन सा कलरेंट है। स्वीटनर के अंदर आते हैं सुक्रोज, मैनिटोल, एस्पार्टेम, अलग अलग है काफ़ी सारे। फ्लेवरिंग एजेंट में जैसे कि मिंट हो गया, वनीला हो गया, लिक्वराइस हो गए, ये सारे हुए एडिटिव्स। अब हम बात करते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि टैबलेट को बनाया कैसे जाता है, कौन कौन सी मेथड है इसके लिए। तो अब हमको पता है टैबलेट बनेगी कैसे, पाउडर रहेगा, पाउडर को कंप्रेस करना है, बन गई टैबलेट। इतनी आसानी से बनेगी क्या, बिल्कुल नहीं, लंबा सा प्रोसेस रहेगा, अलग अलग प्रोसेसेस हैं, कुछ लंबी हैं कुछ छोटी हैं, सबके अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कौन सी प्रोसेस में कैसे काम होगा। तो 3 तरीके की मेथड्स हो गई, 3 मेथड्स हैं। सबसे पहली है डायरेक्ट कंप्रेशन,
सेकंड है ड्राई ग्रेन्युलेशन, थर्ड है वेट ग्रेन्युलेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन, नाम से समझ में आ रहा है, पाउडर लिया और पाउडर लेकर उसको डायरेक्टली कंप्रेस कर दिया। अब इसमें क्या किया हमने, ड्रग, डाइल्यूएंट, ग्लाइडेंट, डिसइंटीग्रेंट सभी लिए, मिक्स किए, लुब्रिकेंट लिया, मिक्स किया, कंप्रेस कर दिया। फिर कंप्रेस करने के बाद टैबलेट डाई से निकाला, उसका मेटल चेक किया, डीडस्ट किया और उसको पैकेट में वो पैकेजिंग कर दिया और बस भेज दिया। ड्राई ग्रेन्युलेशन, ड्राई ग्रेन्युलेशन नाम से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ग्रेन्यूल्स बनेंगे लेकिन ड्राई। अब ड्राई कैसे, पहले पाउडर लेंगे, पाउडर इकट्ठा करके उसको पहले सबसे पहला कंप्रेस करेंगे। तो जो पहला कंप्रेशन होगा, पहले कंप्रेशन में बड़े बड़े क्या कहना चाहिए, पीसेस हो जाएंगे उसके, चपटे चपटे बड़े बड़े पीसेस। इनको फोड़ फोड़ कर, तोड़ तोड़ कर छोटा किया जाएगा। फिर उसको सीव करके एक बराबर साइज़ के ग्रेन्यूल्स इकट्ठे करे जाएंगे और उनसे टैबलेट कंप्रेस की जाएगी। अब इसके लिए प्रोसेस क्या है, ड्रग, डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट मिक्स किए जाएंगे, पहला कंप्रेशन, उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना रहेगा और फिर उसकी स्क्रीनिंग होगी, मैश साइज़ होगा 20 to 25 और फिर इसमें और डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट डालकर फिर से मिक्स करेंगे। जो ग्रेन्यूल्स हमें मिले हैं अब उनको कंप्रेस किया कर दिया जाएगा और कंप्रेस करने के बाद में उनको टैबलेट को पैकिंग कर दिया जाएगा। लास्ट है वेट ग्रेन्युलेशन। वेट ग्रेन्युलेशन के अंदर क्या होता है, ड्रग लिया, मतलब ड्रग और डाइल्यूएंट लिया, उसके बाद उसमें बाइंडर की स्लरी डाली, मतलब बाइंडर विद अ सॉल्वेंट आपने ऐड किया। अब इससे क्या बन गया, एक डो बन गया। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, वैसे डो बन गया। अब इस डो का हमको क्या करना है, जैसे हम घर पे सेव बनाते हैं, शायद कुछ लोगों ने बनाए होंगे, तो वैसे सीविंग कर करके हमको ग्रेन्यूल्स बनाने हैं। वो ग्रेन्यूल्स जैसे ही बन जाएंगे उनको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद में उनकी फिर से सीविंग करनी है। सीव करने के बाद में जो बराबर के ग्रेन्यूल्स हमको मिलते हैं उससे हमको टैबलेट पंच करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर मिक्स किया और कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद टैबलेट रेडी है। अब इसको पैकेजिंग कर दी जाएगी उसकी। तो जो ड्राई ग्रेन्युलेशन है वहाँ पर जो मशीन इस्तेमाल हो रही है उसका नाम क्या है, रोलर कॉम्पैक्टर, जो कि ड्राई ग्रेन्युलेशन के लिए। वेट ग्रेन्युलेशन के लिए जैसे कि डायोसना है, इसके अलावा लिटिल फोर्ड है, लिटिल फोर्ड MDT करके जो है, MGT ग्रेन्युलेटर है, वो यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट जो क्लास है, मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसके अंदर, वो है टैबलेट एवेल्युएशन। टैबलेट एवेल्युएशन में हम पढ़ेंगे कि भैया हमने टैबलेट बना तो ली, पर हमारी टैबलेट सही बनी या गलत बनी, ये हमने चेक करना है। अब क्योंकि जो आपकी कंपनी है, कंपनी में 1 या 2 टैबलेट तो बन नहीं रही है, 10-12 तो बन नहीं रही, लाखों में बन रही है, तो वो सही है क्या, ये चीज़ हम चेक करेंगे एवेल्युएशन से। 2 तरीके से एवेल्युएशन पढ़ रहे हैं। पहले जनरल टेस्ट पढ़ रहे हैं जो कि उसके अपीयरेंस पर बेस्ड होंगे, फिर उसका कंटेंट और रिलीज बेस्ड टेस्ट पढ़ेंगे। शुरू कर रहे हैं फर्स्ट से, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में हमने सबसे पहले देखा जनरल अपीयरेंस, मतलब कि साइज़ क्या है, शेप क्या है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले साइज़ क्या होगा हमारी टैबलेट का, वो हमें चेक करना है कि सभी का साइज़ बराबर तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक ही स्ट्रिप में 10 टैबलेट डाली हैं तो 10 में से 5 बड़ी हैं 5 छोटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइज़ आपको सही चेक करना है। थिकनेस देखना है, थिकनेस के लिए क्या करेंगे, थिकनेस के लिए माइक्रोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्लाइडिंग कैलिपर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं चेक करने के लिए। शेप देखें तो अलग अलग शेप्स में टैबलेट्स बनाई जाती हैं, तो ओवल, राउंड कैसी भी हो सकती है, वो भी आपको देखना है। फिर ये तो हो गई जनरल अपीयरेंस जिसमें हमने बात करी शेप और साइज़ की। फिर बात कर लेते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग्स। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग्स में क्या है कि जो कंपनी है वो अपनी टैबलेट के ऊपर कुछ मार्किंग डालती है क्या। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़, थिकनेस जो है उसमें ±5% का वेरिएशन चल जाता है, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब उससे रेंज जो है वो कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग्स। कंपनी टू कंपनी वेरी करती है भाई।
एक कंपनी ने अपनी टैबलेट के ऊपर कुछ बनाना चाहा, जैसे विक्स पर आपने देखा है वो वी का निशान होता है, वो उसकी मार्किंग है, तो वो सही होनी चाहिए, गलत नहीं। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ मतलब कलर कैसा है आपकी टैबलेट का, या उसका स्मेल कैसा है। तो कलर में आपको ये देखना है कि ऐसा तो नहीं कि आपकी जो मान लीजिए आपने जो टैबलेट बनाई है वो टैबलेट सभी ना सनशाइन येलो कलर की होनी चाहिए, तो सनशाइन येलो की जगह एक बिल्कुल मस्टर्ड येलो हो गई तो वो तो गलत हो जाएगा। या मान लीजिए एक तो सफ़ेद ही हो गई, तो क्या हुआ, कलर जो है वो ठीक से स्प्रेड नहीं हुआ है, कलर ठीक से मिक्स नहीं हुआ है कलरेंट, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ देखनी है। स्मेल, ऐसा तो नहीं कि 2-4 टैबलेट से बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है और बाकी सबसे नहीं आ रही है। फिर सरफेसेस देखने हैं आपको कि टैबलेट के सरफेस स्मूथ तो है, रफ नहीं है, या ऐसा तो नहीं उनमें से डस्ट निकल रही है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फिर है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब स्ट्रेंथ देखना है टैबलेट से कितनी हार्ड है, ऐसा तो नहीं कि ले जाते रास्ते में ही टूट जाएगी वो। तो उसके लिए अलग अलग हार्डनेस टेस्टर्स आते हैं, जैसे कि मॉन्सेंटो टेस्टर आता है। यहाँ पर मैं डायग्राम लगा दे रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि सभी जितने अपैरेटस के मैं नाम ले रही हूँ ना उनके मैं यहाँ पर डायग्राम ऐड कर दूँ तो आप देख सकें, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में ज़्यादातर चीज़ें कवर करने की, पर फिर भी ये क्या वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो फिर भी डिफेक्ट्स नहीं बना पाई हूँ मैं यहाँ पर। तो कोशिश करूँगी डिफेक्ट्स और कोटिंग मैं अगले पार्ट में देख लूँ। और अगर आपके दिमाग में कोई और चीज़ आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वो भी ऐड कर देंगे। तो हार्डनेस टेस्टिंग के लिए मॉन्सेंटो टेस्टर यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग कॉब टेस्टर यूज़ होता है, फाइज़र टेस्टर यूज़ होता है और अर्वेका टेस्टर भी यूज़ होता है। तो ये सारे हार्डनेस टेस्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट है फ्राइबिलिटी। फ्राइबिलिटी भी मतलब क्या, वो भी एक तरीके से स्ट्रेंथ की ही बात हो रही है यहाँ पर। ऐसा होता है ना कि हमने टैबलेट्स ली, भैया 1 लाख टैबलेट बनी थी, अब ये कंपनी से लोड हो चुकी है ट्रक में, अब वो जा रही है 150 किलोमीटर दूर जो भी ड्रग मार्केट है वहाँ पर, समझ लीजिए। अब रास्ते तो अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ नेशनल हाईवेज भी होते हैं और कुछ एकदम खुरदुरी सड़कें भी होती हैं, गड्ढे वाली सड़कें। तो उस वक्त भी जो टैबलेट्स हैं उनको ऐसा नहीं कि टूट गई, वो वाइब्रेशंस के वजह से वो टूट गई, उनको टूटना नहीं चाहिए। या ऐसा नहीं कि उसमें से डस्ट झड़ने लग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप कैसे पता करोगे, या फ्राइबिलिटी टेस्ट करके पता करोगे। इसके लिए जो अपैरेटस आप इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं रोशे फ्राइबिलेटर। अब ये रोशे फ्राइबिलेटर होता कैसा है वो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, फोटो यहाँ बाजू में लगा दूंगी मैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, इसमें एक व्हील टाइप का होता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, ये ओपन करके लग जाने वाली चीज़ है ये। और बाजू में इसके उसको घुमाने के लिए पूरी मशीनरी जुड़ी रहती है, जिस पे आरपीएम वगैरह सिलेक्ट करना होता है आपको। ये इस तरीके से एक मशीन है। अब इसमें होता क्या है, पहले ना 20 टैबलेट्स ली जाती हैं, यहाँ पे लोड करी जाती है, इसका ये जो एक आर्म है यहाँ पर, तो जितना वेट आया है ना टैबलेट्स का वो W है। 25 आरपीएम पर 4 मिनट तक इसको घुमाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो टैबलेट है ना ये 6 इंचेस से फेंकाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। टैबलेट्स कितने ऊपर से गिरती हैं, 6 इंचेस से। तो 100 राउंड कराए जाते हैं। 100 राउंड कराने के बाद फिर से वेट लिया जाता है इन 20 टैबलेट्स का, जो कितना होगा W0। अब एक जो फॉर्मूला है वो पुट किया जाएगा यहाँ पर। फॉर्मूला है F इज़ इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस W0/W। ये जो है फ्राइबिलिटी परसेंटेज का फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू हमेशा 1% से कम ही आनी चाहिए। 1% से ज़्यादा आई तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है ड्रग रिलीज़ और कंटेंट रिलेटेड टेस्ट। फर्स्ट है उसमें वेट वेरिएशन टेस्ट। वेट वेरिएशन टेस्ट में क्या किया जाएगा, 20 टैबलेट्स ली जाएगी, ये 20 टैबलेट्स पहले वे करी जाएगी, फिर इसके बाद देखा जाएगा कि इनमें वेट का वेरिएशन तो नहीं है। अब क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी बिल्कुल एक्जैक्टली सेम आएगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो अगर मान लीजिए इनकी रेंज मतलब क्या है, लिमिट है 15%, अगर 15% से कम या इतने बराबर है 15% के, तब तो पास है टेस्ट आपका। अगर इससे ज़्यादा है तो फेल है। इसके लिए क्या किया जाएगा, फिर नेक्स्ट बैच लिया जाएगा 20 टैबलेट्स का। फिर एक एक्सेप्टेंस वैल्यू काउंट की जाएगी, तो उसमें क्या होगा,
वो कब होगा एक्सेप्टेबल, जब 30 अलग अलग टैबलेट्स का जो क्या कहना चाहिए वेट वेरिएशन है वो 15% से कम या उतना हो, और एक भी उनमें से 25% के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि वो टैबलेट जिनमें 25 mg ड्रग सब्सटेंस हो, 25 mg उससे ज़्यादा, तो उनमें 25% तक का वेट वेरिएशन चल जाएगा। और कुछ टैबलेट जिनमें कि 90% या उससे ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और बाकी एक्सिपिएंट्स कम होते हैं, उनमें ±5% वेट वेरिएशन ही चलता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सभी लिमिट्स थी वेट वेरिएशन की। अब इसके बाद हम आते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट पर। तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भाई आपने मान लीजिए डाइजॉक्सिन की टैबलेट्स बना रहे हो आप, या अल्प्राजोलम की टैबलेट्स बना रहे हो, आपने बोला कि एक टैबलेट के अंदर 0.25 mg डाइजॉक्सिन अवेलेबल है, तो ऐसे आपने 1,00,000 टैबलेट्स बनाई। अब 1,00,000 टैबलेट्स में सभी में क्या 0.25 mg डाइजॉक्सिन है? अगर हाँ तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो अब ये चीज़ आप चेक कैसे करेंगे, इसके लिए ऐसे लगाया जाएगा। ऐसे लगाने के अलावा कितनी टैबलेट्स का अलग अलग टैबलेट्स आप लोगे, उनका लगाओगे, तो जो हाईली पोटेंट ड्रग होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे डाइजॉक्सिन का एग्जांपल लिया, तो उनके लिए रेंज होती है कितनी, 90 to 110%, है ना। इतनी रेंज, 90% से नीचे नहीं होना चाहिए और 110% के ऊपर नहीं होना चाहिए इनका परसेंटेज। लार्ज डोज ड्रग्स जो होती हैं जिनमें जैसे पैरासीटामोल हो गया 500 mg, तो उनमें 95 से 105% तक हो सकता है। और ये हम पता कैसे करते हैं, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी अलग अलग ड्रग्स का ऐसे लगा के। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए टैबलेट है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डिसइंटीग्रेंट्स डलते हैं ताकि डिसइंटीग्रेशन हो सके। जो टैबलेट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सके ताकि वो जल्दी से घुल जाए और घुल के आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। तो उसके लिए जो प्रोसेस लग रही है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है जो टैबलेट का छोटे फ्रेगमेंट्स में, उसको हम डिसइंटीग्रेशन कह रहे हैं। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस का इस्तेमाल करते हैं। डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस कुछ ऐसा दिखता है, या बड़े बड़े बीकर्स हैं 1 लीटर के, उसमें ना ये 6 टेस्ट ट्यूब कह रही हूँ, 6 ट्यूब्स वाला एक पूरा असेंबली डूबी हुई रहती है। हर एक ट्यूब में एक एक टैबलेट डली होती है। ये ट्यूब ऊपर से ओपन होती है और नीचे से उसमें जाली लगी रहती है ना। और इसमें हम टैबलेट डालते हैं। ये जो ट्यूब है इसकी लंबाई होती है 3 इंचेस, और ये इस तरीके से मैंने गोल बनाया है ना, वैसे यहाँ पे 6 प्रेजेंट होती हैं। तो मतलब टोटल एक बार में कितने टैबलेट रखाएगी, 12। और मैश साइज़ अब अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिलेगा। यहाँ पर मैंने लैकमेन से लिया है, लैकमेन में दिया हुआ है 10 मैश। ओके, तो हम अभी यहाँ पे यही कंसीडर कर रहे हैं। बाकी और कहीं कुछ वैल्यूज़ होंगी डिफरेंट, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। क्योंकि मैंने ये लिया है लैकमेन से, तो मैं लैकमेन को ही फॉलो करूँगी फ़िलहाल। अब टैबलेट डाल के, और ये जो बीकर्स हैं इनमें गैस्ट्रिक एसिड के इक्विवेलेंट सॉल्यूशन भर के, जैसे कि 0.1 नॉर्मल HCl वगैरह भर के, इसको, ये जो पूरी असेंबली है, इसको बीकर के अंदर बार बार टैप कराया जाता है। तकरीबन 28 से 32 बार इसको टैप कराया जाता है, और 5 से 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है उतना, मतलब लेकर ऊपर नीचे कितना, 5 से 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर ऊपर नीचे किया जाता है। और ये जो है, इसके बाद क्या होता है कि ये टैपिंग के बाद और बार बार सॉल्यूशन में घुलने के बाद में जो ड्रग है वो कैसी फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। तो जब ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है तो उसकी अलग अलग टाइमिंग्स होती है। जैसे कि अनकोटेड टैबलेट का 5 मिनट रहेगा, कोटेड टैबलेट का 30 मिनट्स रहेगा। वैसे ही एंटर कोटेड को आप HCl में कितनी ही देर करो, 1 घंटा भी लगा दोगे तो भी वो ब्रेक नहीं होगी। ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है। लास्ट है डिसोल्यूशन टेस्ट। डिसोल्यूशन टेस्ट क्या है कि टैबलेट कितनी देर में सॉल्यूशन में आ गई, है ना, कितनी देर में पूरी तरह वो डिज़ोल्व होगी। और डिज़ोल्व होगी तो इससे हम उसका
क्या पता लगा सकते हैं, हम उसका एब्जॉर्प्शन पता लगा सकते हैं कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब इसके लिए अलग अलग अपैरेटस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे कि पैडल टाइप अपैरेटस और बास्केट टाइप अपैरेटस होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक वेसल है, बीकर है, जो 1 लीटर कैपेसिटी का है, जिसमें 900 ml तक ही आपको फिल करना होता है। फिल क्या करोगे आप, वही आपका या तो फॉस्फेट बफर वगैरह हो गए या HCl सॉल्यूशन हो गया। टैबलेट डालनी है आपको, ऊपर जो पैडल है वो रोटेट करेगा, वो घूमेगा, इससे क्या होगा, धीरे धीरे टैबलेट जो है डिज़ोल्व होगी। तो आपको क्या करना है, इसको 20 मिनट्स तक घुमाना है। फिर उसके बाद बार बार सैंपल्स ले लेके देखना कि कितना कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो डिज़ोल्व हो चुका है आपके जो सॉल्वेंट है उसके अंदर। तो ये आपको अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे चेक करना है। तो इससे आप पता लगा लोगे कि ड्रग जो है तो घुलने में कितना टाइम ले रही है, सॉल्यूशन में आने में कितना टाइम ले रही है। तो उससे हम एब्जॉर्प्शन का पता लगा सकते हैं। मतलब एक तरीके से इन विट्रो टेस्टिंग है ये, एब्जॉर्प्शन का अंदाज़ा लगाने के लिए, है ना। दूसरा इसमें होता है बास्केट टाइप। बास्केट टाइप जो है उसमें क्या होगा, एक बास्केट होगी, मतलब ये इस तरीके से एक जाली की बास्केट होगी, उसके अंदर आपको टैबलेट भरनी है। अब इसको कब इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है जैसे फ्लोटिंग टैबलेट होगी, क्योंकि टैबलेट आपको नीचे डालनी है, पैडल के नीचे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। तो लेकिन आपकी फ्लोटिंग टैबलेट तो फ्लोट करती है, तो वो तो ऊपर चली जाएगी। तो उसके लिए ये वाला अपैरेटस बनाया गया। इसमें आप इस जाली के अंदर भर दीजिए टैबलेट, वो घूमती रहेगी। 50 RPM पे आपको घुमाना है और इसके बाद आपको चेक करना है कि कितनी ड्रग जो है वो सॉल्युबलाइज हो चुकी है सॉल्वेंट के अंदर। तो हर ड्रग का अलग अलग रहेगा। जैसे मिथाइल डोपा के लिए 80% है कि 80% ड्रग जो है वो घुल जाएगी 20 मिनट के अंदर। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल एडिल्यूमिनेसेंस को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।